ज्योग्राफी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जनजातीय समाज की सामाजिक राजनीतिक संगठन प्रणाली। जो जनजातीय समाज की सामाजिक राजनीतिक संगठन प्रणाली है, जैसे कि परिवार हो गया, विवाह, कुटुंब, आस्था एवं विश्वास की विस्तृत विवेचना कीजिए। जो भी जनजातीय समाज की सामाजिक राजनीतिक संगठन प्रणाली है, चाहे वो परिवार हो, चाहे विवाह उसमें कैसा होता है, परिवार कैसा होता है, कुटुंब कैसा होता है, आस्था उनका कैसा होता है, उनका विश्वास कैसा होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको विस्तृत विवेचना करना है। जनजातियों के परिवार के बारे में बताना है, जनजातीय समाज के विवाह के बारे में बताना है, जनजातीय समाज के कुटुंब के बारे में बताना है, जनजातीय समाज की आस्था और विश्वास के बारे में आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन के आंसर को करने से पहले आप लोग क्वेश्चन को जरूर समझ लीजिए कि पूछा क्या जा रहा है। जब आप इस चीज़ को समझ लेंगे तब आप आंसर को लिख पाएंगे, क्योंकि जरूरी नहीं कि हम जिस तरह से आपको बता रहे हैं सेम टू सेम क्वेश्चन वहाँ पर नहीं पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन को हो सकता है एक लाइन में दे, दो लाइन में दे, क्वेश्चन सेम ही रहता है, मतलब तो सेम ही रहता है क्वेश्चन का, बस पूछने का तरीका अलग रहता है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। चैनल पर दोस्तों नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। तो जरूर जरूर फुल वीडियो को यहाँ पर देखिए और समझिए कि हम आपको क्या बता रहे हैं, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिए। क्वेश्चन 15 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि जनजातियों के परिवार और विवाह के बारे में पूछा जाता है। एक छोटा सा यहाँ पर भूमिका लिखा है, उसको समझते हैं। कहा जा रहा है कि जनजातीय समाज मानव समाज का एक प्राचीन एवं विशिष्ट स्वरूप है, जिसकी अपनी अलग सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवस्था होती है। जनजातियों का अपना रहन सहन का तरीका, संस्कृति, परंपरा सबका अलग होता है। इन समुदायों का जीवन सामूहिकता, पारस्परिक सहयोग तथा परंपराओं पर आधारित होता है। और जो जनजातीय लोग होते हैं, ऐसे समुदायों का जो जीवन है वो सामूहिकता पर होता है, मतलब सभी लोग साथ रहते हैं, पारस्परिक सहयोग, एक दूसरे का सहयोग वो करते हैं और परंपराओं पर आधारित होता है। परिवार, विवाह, कुटुंब, आस्था एवं विश्वास तथा राजनीतिक संगठन जनजातीय समाज के प्रमुख स्तंभ हैं। क्या कहा जा रहा है कि ये जो परिवार है, जो विवाह है, कुटुंब है, आस्था, विश्वास और जो राजनीतिक संगठन है, वो जनजातीय समाज के प्रमुख स्तंभ हैं। इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से सामाजिक नियंत्रण, अनुशासन, सांस्कृतिक संरक्षण तथा सामुदायिक एकता बनाए रखी जाती है। और इन्हीं सब चीज़ों के कारण, इन्हीं सब संस्थाओं के कारण क्या है, तो जो समाज का नियंत्रण है वो किया जाता है, अनुशासन समाज में बनाया जाता है, सांस्कृतिक संरक्षण किया जाता है और जो सामुदायिक एकता है वो बनाया रखा जाता है, सब इन्हीं सब संस्थाओं के माध्यम से। जैसे कि परिवार हो गए, कुटुंब हो गया, आस्था, विश्वास, विवाह, ये सारे चीज़ों से। ठीक है, आगे तो हम लोग देखते हैं पहला जो यहाँ पर इनका सामाजिक राजनीतिक संगठन है परिवार। परिवार के बारे में समझते हैं, जनजातीय समाज के परिवार के बारे में, जनजातियों के विवाह के बारे में, जनजातियों के परिवार के बारे में, सबके बारे में डिटेल में क्वेश्चन पहले से करवा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको अलग तरीके से बताएंगे। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं कि जनजातियों का परिवार कैसा होता है, डिटेल में सिर्फ परिवार के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप सर्च कीजिएगा मेरे चैनल का नाम लेकर के, जनजातीय परिवार, ठीक है, जनजातीय समुदाय, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। या फिर आप सिर्फ जनजातियों के विवाह सर्च कीजिए और मेरा चैनल का नाम BA सेंटर लिख दीजिए, आपको मिल जाएगा। हम लोग समझते हैं जनजातीय समुदाय में परिवार के बारे में। परिवार जनजातीय समाज की सबसे छोटी तथा सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक इकाई है, क्योंकि परिवार से ही समाज बनता है, तो जनजातीय समाज का ये सबसे छोटा और सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक इकाई है। व्यक्ति का जन्म, पालन पोषण और सामाजिकरण परिवार के माध्यम से ही होता है। हम आपको हमेशा बोलते हैं कि आपने जो सीखा है वो कहाँ पर सीखा है, वो अपने समाज में आकर के सीखा है, क्योंकि व्यक्ति अगर अकेला रहे तो वो कुछ भी नहीं सीख सकता है। ठीक है, जिस तरह से जानवर रहता है उसी तरह से वो हो जाएगा, क्योंकि वो समाज में रहेगा तभी तो कुछ सीख पाएगा। तो कुछ भी व्यक्ति को सीखने के लिए उसको समाज में रहना जरूरी है, परिवार में रहना जरूरी है। हम लोग पहले देखते हैं दोस्तों कि परिवार की प्रमुख विशेषताएं क्या है। जो जनजातीय समुदाय है, जो जनजातीय समाज है, उसमें जो पहला कह सकते हैं कि जो संगठन है वो है परिवार। तो परिवार की क्या क्या विशेषताएं हैं, परिवार में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, पहले हम देखते हैं सामाजिक जीवन का ही आधार। जनजातियों के सामाजिक जीवन का ही आधार है परिवार। परिवार जनजातीय समाज की मूल इकाई है। बच्चे परिवार में ही भाषा, व्यवहार, रीति रिवाज और सामाजिक नियमों को सीखते हैं। इस प्रकार परिवार व्यक्ति को समाज के योग्य बनाता है। इस प्रकार कहा जा रहा है कि जो परिवार है वो व्यक्ति को समाज के योग्य बनाता है। मतलब कोई भी जनजाति का अलग अलग भाषा होता है, सभी जनजातियों का अलग भाषा होता है, रहन सहन, परंपरा अलग होता है। तो वो सारी चीज़ों को कहाँ सीखता है, बोलचाल कहाँ सीखता है, वो अपने परिवार में सीखता है। इसके लिए कोई स्कूल तो होता नहीं कि आप जन्म लेंगे और आपको स्कूल भेज दिया जाएगा। तो भाषा सीखने के लिए क्या है, तो जब आप अपने परिवार के साथ अपने समाज में रहेंगे तो भाषा खुद ही आप सीख जाएंगे। तो सामाजिक जीवन का ही आधार होता है परिवार। दूसरा जो इसका विशेषता है वो है आर्थिक इकाई। ये इसका आर्थिक इकाई होता है। परिवार के सभी सदस्य कृषि, शिकार, संग्रह, पशुपालन और घरेलू कार्यों में मिलजुल कर भाग लेते हैं। सामूहिक श्रम के कारण परिवार की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। मतलब महिला, पुरुष सभी लोग क्या करते हैं यहाँ पर, बच्चे सब लोग किसी न किसी रूप से, चाहे वो घरेलू हो, चाहे पशुपालन हो, या फिर किसी न किसी तरह से शिकार, संग्रह, फिर अन्य क्षेत्रों में वो मिलजुल कर काम करते हैं। इनसे क्या क्या होता है, जो आर्थिक आवश्यकता है वो आराम से पूरा हो पाता है।
तीसरा जो यहाँ पर इसकी विशेषता हम लोग देखते हैं परिवार को है पितृसत्तात्मक व्यवस्था। इनके परिवार में पितृसत्तात्मक व्यवस्था देखने को मिलता है। अधिकांश जनजातियों में पिता परिवार का मुखिया होता है, परिवार से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय वही लेता है तथा संपत्ति का उत्तराधिकार सामान्यतः पुत्रों को प्राप्त होता है। और जो संपत्ति का उत्तराधिकार होता है वो कौन होता है? पुरुष होता है, उसके पुत्र होता है, पुत्री नहीं होती अधिकतर जनजातीय समुदाय में। जनजातियों के बारे में हम आपको बता रहे थे, कई सारे जनजाति ऐसे हैं जहाँ पर महिला को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, कई सारे जनजाति ऐसे हैं जहाँ पर पुरुष को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो हम सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। आगे यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आगे जो यहाँ पर पॉइंट है वो है आपका मातृसत्तात्मक व्यवस्था। इनके परिवार में मातृसत्तात्मक व्यवस्था कैसा है? खासी और गारो जैसी जनजातियों में माता को परिवार का केंद्र माना जाता है। वंश का निर्धारण माता की ओर से होता है तथा संपत्ति का अधिकार पुत्रियों को दिया जाता है। जो संपत्ति का अधिकार है वो पुत्रियों को दिया जाता है, मतलब यहाँ पर मातृसत्तात्मक व्यवस्था भी देखने को मिलता है। और अगला जो यहाँ पर हम लोग पॉइंट देखेंगे वो है संयुक्त परिवार की प्रवृत्ति। यहाँ पर संयुक्त परिवार की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, मतलब पूरा परिवार जो एक ही परिवार में रहता है। कई जनजातियों में एक ही परिवार के कई सदस्य एक साथ रहते हैं, इससे सहयोग, सुरक्षा और सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है। तो संयुक्त परिवार की प्रवृत्ति यहाँ पर देखने को मिलता है। ये सब क्या है? तो जनजातियों में परिवार की कुछ विशेषताएं हैं। आगे दोस्तों हम लोग जनजातियों में विवाह के बारे में समझते हैं, विवाह व्यवस्था के बारे में। विवाह जनजातीय समाज की महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। इसका उद्देश्य परिवार की स्थापना, वंश वृद्धि तथा समाज की निरंतरता बनाए रखना है। विवाह क्यों किया जाता है? ताकि जो सामाजिक संस्था है, ठीक है, जनजातीय समाज की महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था क्या है? विवाह। इसका उद्देश्य क्या है? परिवार की स्थापना करना, वंश का बढ़ाना, वंश का वृद्धि करना और समाज की निरंतरता बनाए रखना। विवाह की प्रमुख विशेषताएं क्या है उस चीज को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। पहला जो विशेषता है विवाह का वो है जनजातीय अंतर्विवाह। जनजातीय अंतर्विवाह, अधिकांश जनजातियां अपनी ही जनजाति के भीतर विवाह को स्वीकार करती हैं। जो अधिकांश जनजातीय लोग हैं वो क्या करते हैं? अपने ही जनजाति के भीतर वो अपने विवाह को स्वीकार करते हैं। इससे उनकी सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक एकता बनी रहती है। कई जो जनजातीय लोग वो मानते हैं कि अगर हम लोग अपने ही जनजाति के अंतर्गत विवाह करेंगे तो हमारा जो परंपरा है वो हमेशा बना रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जनजातीय अंतर्विवाह देखने को मिलता है। दूसरा है गोत्र विवाह। क्या है? गोत्र विवाह। गोत्र बहिर्विवाह। गोत्र बहिर्विवाह का मतलब जो गोत्र का पहले से जो जनजाति है वो उसी गोत्र में शादी नहीं करेगा, उसको बोलते हैं गोत्र बहिर्विवाह। एक ही गोत्र के व्यक्तियों के बीच विवाह निषिद्ध माना जाता है क्योंकि उन्हें समान पूर्वज की संतान समझा जाता है, मतलब एक ही पूर्वज के सब बच्चे हैं, इस वजह से उसको माना जाता है। यह व्यवस्था रक्त संबंधों की शुद्धता बनाए रखने का कार्य करती है। तो जनजातियों में गोत्र बहिर्विवाह देखने को मिलता है, मतलब एक ही गोत्र के लोग आपस में शादी नहीं करते, वो अलग अलग गोत्रों के साथ शादी करते हैं। ये चीज आप अपने समाज में भी देख सकते हैं। तीसरा यहाँ पर जो इसका विशेषता है वो है एक विवाह। एक विवाह भी क्या इसका विशेषता है? एक पुरुष का एक स्त्री से विवाह करना सबसे सामान्य प्रथा है। इसे पारिवारिक स्थिरता और संतुलन के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो एक विवाह का भी यहाँ पर प्रथा देखने को मिलता है, बहु विवाह का भी देखने को मिलता है, सब कुछ यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर बहुपत्नी विवाह भी देखने को मिलता है। कुछ जनजातियों में एक पुरुष कई स्त्रियों से विवाह करता है। यह प्रथा आर्थिक स्थिति, श्रम की आवश्यकता तथा सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ी हो सकती है। मतलब अलग अलग तरीकों से इसका विवाह हो सकता है। जहाँ पर बहुपत्नी विवाह होता है मतलब एक से ज्यादा स्त्रियों से वो विवाह कर सकता है। दूसरी ओर अगर जो इसका विशेषता है वो है बहुपति विवाह। कई जो लड़कियां होती है, जो स्त्रियां होती है, जो महिलाएं होती है, वो कई सारे मर्दों से विवाह कर सकती हैं। कुछ सीमित जनजातियों में एक से अधिक पति होते हैं। जो एक स्त्री होती है उसका एक से अधिक पति होता है। यह प्रथा विशेष परिस्थितियों में संसाधनों के विभाजन को रोकने के उद्देश्य से किया जाता है, ठीक है। तो बहुपति विवाह भी देखने को मिलता है जनजातीय समाज में। अगला हम देखते हैं वधु मूल्य विवाह। वधु मूल्य विवाह, वर पक्ष द्वारा वधु के परिवार को धन, पशु या फिर अन्य वस्तुएं प्रदान की जाती हैं। इसे कहा जा रहा है कि इसे दहेज नहीं माना जाता बल्कि वधु के श्रम और सामाजिक महत्व का सम्मान समझा जाता है। वधु मूल्य विवाह मतलब जब किसी लड़के से विवाह करते हैं तो लड़के वाले उन्हें कुछ पैसे देते हैं या फिर उनको कुछ पशु देते हैं। इसको दहेज नहीं माना जाता बल्कि वधु के श्रम और मतलब उनके जो कामकाज होते हैं, जो सामाजिक महत्व होता है, उनके सम्मान के लिए उसको दिया जाता है। अगला इसका विशेषता विवाह का वो है सेवा विवाह। कुछ जनजातियों में वर विवाह से पूर्व वधु के परिवार यहाँ निश्चित अवधि तक सेवा करता है। इसके बाद उसे विवाह की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अगर उसके माता पिता खुश होते तो अपनी बेटी से विवाह करने के लिए उसको परमिशन दे दिया जाता है। जनजातियों में विवाह कैसे होता है इसके लिए डिटेल में वीडियो बना चुके हैं। अगर आप देखना चाहें, बड़ा इंटरेस्ट आएगा आपको देखने में, बहुत मजा आएगा। तो जाके बस सर्च कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, ठीक है। आठवां जो पॉइंट है यहाँ पर जो विशेषता है वो है सहमति अथवा प्रेम विवाह। कई जनजातियों में लड़का और लड़की की इच्छा को महत्व दिया जाता है, दोनों की सहमति से विवाह संपन्न किया जाता है। तो इसको बोलते हैं सहमति और प्रेम विवाह, ठीक है। कई बार और तरह के विवाह देखे जाते हैं जो आप मेरे ही वीडियो में देख सकते हैं अगर आप सर्च करके देखना चाहें तो।
आगे दोस्तों हम लोग इसका जो अगला सामाजिक राजनीतिक संगठन देखेंगे वो है कुटुंब व्यवस्था। कुटुंब व्यवस्था जनजातीय समाज की रीढ़ होती है। यह रक्त संबंधों, विवाह संबंधों तथा वंशानुगत संबंधों पर आधारित सामाजिक संगठन है। क्या है? कुटुंब व्यवस्था। कुटुंब व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है? ठीक है, इसकी विशेषताओं को हम लोग देखते हैं। पहला है आपका सामाजिक पहचान का आधार। ये जो कुटुंब व्यवस्था है वो सामाजिक पहचान का आधार होता है। व्यक्ति की पहचान उसके कुटुंब और गोत्र से होती है। कुटुंब का मतलब एक पहचान ही होता है, एक गोत्र होता है। ठीक है, समाज में उसका स्थान और प्रतिष्ठा काफी हद तक इन्हीं संबंधों से निर्धारित होता है। तो सामाजिक पहचान का ये आधार होता है। दूसरा यहाँ पर हम लोग देखते हैं रक्त संबंधों पर आधारित व्यवस्था। इसका जो विशेषता है कुटुंब व्यवस्था का वो है रक्त संबंधों पर आवासित व्यवस्था होता है। कुटुंब के सदस्य समान पूर्वजों से जुड़े होने के कारण एक दूसरे के प्रति दायित्व निभाते हैं। वे सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। कुटुंब मतलब भाई जैसा ही, ठीक है, भाईचारा। गोत्र व्यवस्था देखते हैं, इसका विशेषता है गोत्र व्यवस्था। अधिकांश जनजातियों में गोत्र पाए जाते हैं जो सामाजिक संगठन को व्यवस्थित बनाए रखते हैं। गोत्र विवाह संबंधों को नियंत्रित करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। जो गोत्र वो विवाह संबंधों को, मतलब गोत्र क्या करता है, एक गोत्र एक ही सेम गोत्र में शादी नहीं कर सकता, तो ये चीज से बचाने का ये महत्वपूर्ण कार्य करता है। चौथा यहाँ पर इसका विशेषता है वो है सामाजिक नियंत्रण का माध्यम। ये समाज को नियंत्रण करने का क्या है, एक माध्यम भी है। कुटुंब व्यवस्था सामाजिक नियमों के पालन को सुनिश्चित करती है। इसके माध्यम से अनुचित व्यवहार है उस पर नियंत्रण रखा जाता है। तो ये सब क्या है, सब इसकी विशेषताएं हैं। अगला जो इसका विशेषता है कुटुंब व्यवस्था का वो है उत्तराधिकार का निर्धारण। उत्तराधिकार का निर्धारण यहाँ पर किससे होता है? संपत्ति, पद और अधिकारों के हस्तांतरण के नियम कुटुंब व्यवस्था द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। जो कुटुंब व्यवस्था होता है उसके द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। इससे विवाद की संभावना कम होती है। तो उत्तराधिकार का निर्धारण भी इसके द्वारा ही किया जाता है। छठा जो पॉइंट है वो है पारस्परिक सहयोग। विवाह, मृत्यु, बीमारी तथा अन्य सामाजिक अवसरों पर कुटुंब के सदस्य आर्थिक और सामाजिक सहायता प्रदान करते हैं। जो कुटुंब के सदस्य हैं वो आर्थिक और जो सामाजिक सहायता वो प्रदान करते हैं। इससे सामूहिकता की भावना मजबूत होती है। तो सब कुटुंब के क्या है, इसके विशेषताएं हैं। आगे दोस्तों हम लोग आस्था एवं विश्वास देख लेते हैं कि जो सामाजिक जनजातियों के समाज है उसमें आस्था और विश्वास कैसा होता है। कहा जा रहा है कि जनजातीय समाज का धार्मिक जीवन प्रकृति और परंपराओं से गहराई से जुड़ा होता है। उनकी आस्थाएं सामाजिक एकता तथा सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। तो इनका आस्था और विश्वास कैसा होता है, बस ये आपको देखना है। आस्था और विश्वास की प्रमुख विशेषताएं क्या है उस चीज को आप यहाँ पर देखिए। ये प्रकृति पूजक होते हैं। क्या करते हैं? प्रकृति की पूजा करते हैं। जनजातीय लोग सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, नदियों, पर्वतों और वृक्षों को पवित्र मानते हैं। उनका विश्वास है कि प्रकृति की शक्तियां मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। मतलब जो प्रकृति की शक्तियां वो मानव जीवन को प्रभावित करता है, इसलिए वो प्रकृति की पूजा करते हैं। ये सब क्या इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, दूसरा जो इसका विशेषता है वो है जातिवाद में विश्वास। वे मानते हैं कि प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में आत्मा का निवास होता है। जीववाद का ये विश्वास करते हैं। जातिवाद नहीं है, जीववाद है। ठीक है, फिर से देख लीजिएगा आप लोग, ये जीववाद है। जीववाद में विश्वास रखते हैं, मतलब वे कहते हैं कि जितने भी यहाँ पर आपको प्राकृतिक चीजें दिख रही है सभी में क्या है, तो जीव का वास है, आत्मा का निवास है। इसलिए वे पशु पक्षियों, पेड़ पौधों और प्राकृतिक वस्तुओं के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं। इसलिए वे सारे प्रकृति के चीजों को पूजा करते हैं। जीववाद में विश्वास रखते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं पूर्वज पूजा। वो पूर्वज की पूजा करते हैं। जनजातीय समुदाय अपने पूर्वजों के संरक्षक और मार्गदर्शक मानते हैं। जो उनके पूर्वज होते हैं उसी को क्या मानते हैं, वो संरक्षक मानते हैं अपना और मार्गदर्शक मानते हैं। वे उनकी आत्मा को प्रसन्न रखने के लिए विशेष अनुष्ठान करते हैं, मतलब अपने पूर्वजों की वो पूजा करते हैं। चौथा जो इसका विशेषता वो है ग्राम देवताओं की पूजा। ये ग्राम देवताओं की पूजा करना मतलब जो उनके घर के देवता होते हैं उनकी वो पूजा करते हैं। प्रत्येक जनजाति के अपने स्थानीय देवी देवता होते हैं। अच्छी फसल, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए उसकी पूजा की जाती है। जैसे आज आप अपने गांव में देखते होंगे जब धान का कटाई होता है, धान का रोपाई होता है तो खीर बनाया जाता है, फिर कोई पूजा किया जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ग्राम देवताओं का पूजा। मतलब जो हमारे खेत या फिर बाहर में जिसकी स्थापना होती है, देवी हो या फिर जो भी आप भूत वगैरह जो भी होता है, मान्यता जो भी होता है, उस तरह से पूजा करते हैं लोग। पांचों यहाँ पर इसकी विशेषता हम लोग देखते हैं वो है जादू टोना एवं अलौकिक शक्तियों में विश्वास। जो जनजातीय समुदाय है वो जादू टोना पर, अलौकिक शक्तियों पर विश्वास रखते हैं। कई जनजातियां भूत प्रेत, जादू और अदृश्य शक्तियों में विश्वास करते हैं। वे मानते हैं कि इन शक्तियों का प्रभाव मानव जीवन पर पड़ सकता है। वो मानते हैं कि इन शक्तियों का प्रभाव जो उनके जीवन पर पड़ सकता है, मतलब भूत प्रेत होते हैं। ठीक है, इस सारी चीज़ों को वो मानते हैं। छठा जो इनका विशेषता है वह धार्मिक प्रमुख की भूमिका। धार्मिक प्रमुख की भूमिका, पुजारी, ओझा, बैगा अथवा धार्मिक प्रमुख धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन करते हैं। समाज में उन्हें विशेष महत्व या फिर सम्मान प्राप्त होता है।
तो इस तरह से इनकी कुछ कह सकते हैं इनकी मान्यताएं हैं। ठीक है, इनका क्या है, धर्म इनका क्या है, विश्वास है। अगला जो पॉइंट है वो है सामूहिक धार्मिक उत्सव। ठीक है, सामूहिक धार्मिक उत्सव इसका एक विशेषता है, पूजा और त्यौहार सामूहिक रूप से मनाए जाते हैं। इससे सामाजिक एकता, भाईचारा और सामुदायिक भावना का विकास होता है। तो यहाँ पर हमने क्या देख लिया, यहाँ पर हमने इसके जो विशेषताएं हैं सभी चीज़ों को यहाँ पर हमने समझ लिया। आगे हम लोग यहाँ पर राजनीतिक संगठन को देख लेते हैं कि जो जनजातीय समुदाय है, जो जनजातीय समाज है, ठीक है, उनका राजनीतिक संगठन कैसा होता है, उनका राजनीतिक संगठन कैसा है। हमने परिवार के बारे में समझ लिया, विवाह के बारे में समझ लिया, कुटुंब के बारे में समझ लिया, आस्था और विश्वास के बारे में हम लोग समझ लिए। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा राजनीतिक संगठन के बारे में। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, जनजातीय समाज की सामाजिक राजनीतिक संगठन प्रणाली, जो सामाजिक राजनीतिक संगठन प्रणाली है जनजातियों का, जैसे कि विवाह हो गया, परिवार कैसा होता है, कुटुंब कैसा होता है, आस्था विश्वास उनका कैसा होता है, इनके बारे में बताइए। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ों को समझ लिया। आगे हम लोग राजनीतिक संगठन के बारे में समझते हैं। जनजातीय समाज की राजनीतिक व्यवस्था सरल, परंपरागत तथा सामुदायिक सहमति पर आधारित होती है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में व्यवस्था बनाए रखना और विवादों का समाधान करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राजनीतिक संगठन इस तरह से होता है। अब राजनीतिक संगठन की क्या विशेषताएं हैं, राजनीतिक संगठन में क्या क्या काम होता है, किस तरह से राजनीतिक संगठन चलता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। मुखिया की व्यवस्था होती है यहाँ पर, इनका जो राजनीतिक संगठन होता है उसमें मुखिया का व्यवस्था होता है। प्रत्येक जनजाति का एक मुखिया होता है जो समाज का नेतृत्व करता है। वह समुदाय के हितों की रक्षा करता है और महत्वपूर्ण निर्णयों में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो क्या है, मुखिया का व्यवस्था यहाँ पर होता है। ये क्या है, इसका राजनीतिक संगठन का एक विशेषता है। दूसरा है वंशानुगत या फिर निर्वाचित पद। इनके यहाँ पर वंशानुगत होता है कोई पद, जैसे मुखिया वाला पद वंशानुगत भी हो सकता है, फिर निर्वाचित भी हो सकता है। कुछ जनजातियों में मुखिया का पद पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, जबकि कुछ में योग्य व्यक्ति का चयन समुदाय द्वारा किया जाता है। जो योग्य व्यक्ति होता है उसका चयन करके उसके मुखिया बनाया जाता है, मतलब उसको सरदार बनाया जाता है। तीसरा यहाँ पर जनजातीय परिषद, बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्तियों की परिषद सामाजिक एवं राजनीतिक मामलों पर विचार करती है। यह परिषद सामूहिक निर्णय लेने की परंपरा को मजबूत बनाती है। मतलब जो बुजुर्ग वहाँ के लोग हैं उनको जनजातीय परिषद कहा जाता है, उनका एक जनजातीय परिषद बनाया जाता है। वो लोग क्या करते हैं, इन सब चीज़ों में फैसला लेने का काम करते हैं। चौथा चीज का विशेषता है राजनीतिक संगठन हुआ विवादों का समाधान। ये विवादों का समाधान करते हैं। विवाद, संपत्ति, पारिवारिक झगड़ों तथा सामाजिक अपराधों से जुड़े मामलों का निपटारा प्रसिद्ध जो परिषद है उसके द्वारा किया जाता है। इससे न्याय शीघ्र और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे इसके विशेषताएं हैं। सामाजिक नियंत्रण ये लोग करते हैं उसी राजनीतिक संगठन के द्वारा। परिषद समाज के रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन सुनिश्चित करती है। नियमों का उल्लंघन करने वालों को उचित दंड दिया जाता है और जो इन सारे नियमों का उल्लंघन करता है उसको उचित दंड भी देने का काम करता है। दंड व्यवस्था इसमें कैसा होता है, तो अपराध की गंभीरता के अनुसार जुर्माना, सामूहिक भोज, सार्वजनिक चेतावनी अथवा अस्थायी सामाजिक बहिष्कार जैसे दंड दिए जाते हैं। ठीक है, जो आपकी जनजातीय समाज है उसमें जो राजनीतिक संगठन है उस तरह से यहाँ पर दंड व्यवस्था होता है। इसका उद्देश्य सुधार और अनुशासन बनाए रखना होता है। और ये जो दंड दिए जाते हैं क्यों दिए जाते हैं, ताकि समाज को सुधारा जा सके, वहाँ पर अनुशासन बनाया जा सके। अगला यहाँ पर इसकी विशेषता में देखते हैं, जो राजनीतिक संगठन है उसका वो है सामुदायिक हितों की रक्षा। ये सामुदायिक हितों का रक्षा करता है। राजनीतिक संगठन जनजातीय भूमि, वन संसाधनों, सांस्कृतिक परंपराओं तथा सामूहिक अधिकारों की रक्षा करने में कार्य करता है। तो इस तरह से वो सामुदायिक हितों की रक्षा करता है जो राजनीतिक संगठन है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन पूछा गया था कि जो जनजातीय समाज है उसका जो सामाजिक राजनीतिक संगठन जैसे कि परिवार हो गया, विवाह, कुटुंब, आस्था और विश्वास, या फिर जो राजनीतिक संगठन है उसके बारे में बताइए। तो हमने यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में समझ लिया। एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा। कहा जा रहा है कि जनजातीय समाज की सामाजिक राजनीतिक संगठन प्रणाली अत्यंत सुविधा व्यवस्थित है, मतलब कह सकते हैं जो सुव्यवस्थित है, सामुदायिक तथा परंपरागत मूल्यों पर आधारित होती है। परिवार व्यक्ति के सामाजिक विकास का आधार है। विवाह समाज की निरंतरता सुनिश्चित करता है। कुटुंब व्यवस्था सहयोग और सुरक्षा प्रदान करती है। आस्था एवं विश्वास सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हैं तथा राजनीतिक संगठन न्याय और सामाजिक नियंत्रण को स्थापित करता है। ये चीज आप जो ऊपर पढ़े वही चीज यहाँ पर आपको लिखना है। आधुनिक परिवर्तन के बावजूद ये संस्थाएं आज भी जनजातीय समाज की एकता, संस्कृति और अस्तित्व को जो उसका अस्तित्व उसको सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो इस तरह से एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा। चैनल पर अगर अभी तक आप लोग नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग के लिए हम प्ले लिस्ट बना दी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार जाके चेक कर लीजिए और तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर भी इसको कर देना है। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।